बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ी सी अपनी पर्सनल चीज़ें शुरू में मैं एक आध मिनट शेयर करना चाहूँगा जी। रैंड कॉरपोरेशन अमेरिका में स्टेट्स में, वहाँ पे मुझे इत्तेफाक हुआ थोड़ा सा टाइम गुजारने का। मैंने तकरीबन को 2-4 दिन वहाँ पे गुजारे। इट्स अ थिंक टैंक और वो असर्ट करता है इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इन स्टेट्स। और वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और जो वो बात कहते हैं, हवाई फायरिंग नहीं करते, मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूं, उस पर पूरी रिसर्च होती है, पूरे उसकी इनपुट दी जाती है, उसके मॉक भी होती है। मॉक होने के बाद वो सारी जो सजेशन जो है वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में या ओवल ऑफिस तक पहुंचती हैं, लेट मी पुट इट दिस वे। और उस पर अमल दरामद भी होता है, ये बहुत ज़रूरी है, उस पर अमल दरामद भी होता है, वो डस्टबिन में नहीं फेंक दी जाती चीज़ें। दूसरी बात, चिनाई माउंटेन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे कोलोराडो स्प्रिंग्स में, वहाँ पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। किसी ज़माने में कनेडियन फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस आपस में लड़ा करती थी, लेकिन वहाँ पे जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, कनेडियन फोर्सेस के भी और अमेरिकन फोर्सेस जॉइंटली वहाँ पे बैठ के, एक पीक है चिनाई माउंटेन कॉम्प्लेक्स, जहाँ से ऑपरेशंस आई वुड से किए जाते हैं या मॉनिटरिंग की जाती है। और वहाँ पे हर कंट्री का एक डेस्क है, साउथ एशिया का, एशिया का, और मुख्तलिफ ममालिक के डेस्क भी वहाँ पे मौजूद हैं। सो उनको वो कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ। आई मस्ट से बहुत क्लासीफाइड जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे उन मॉनिटरिंग की जाती है, वो भी एक लंबी एक्सरसाइज है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि बड़ी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक 10 माह का एनडी कोर्स हुआ करता था, अब वो शॉर्ट कर दिया गया है, वो 6 माह का हो गया है। लेकिन वो मैंने 2005-6 के जो सेशन था वो एज अ प्राइवेट पार्टिसिपेंट मैंने वहाँ पे किया, 10 माह वहाँ पे गुजारे। उसकी एक डिग्री मिलती है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की, वो ली और उसमें भी कई चीज़ें सीखी मैंने। और उसमें सीनियर मोस्ट ब्रिगेडियर्स जो समझते हैं एनडी को, वो जानते होंगे, वो वहाँ पे आते हैं, उनके लिए कंपल्शन है कि वो करेंगे तो आगे प्रमोट होंगे। उसके साथ साथ नेवी के भी ऑफिसर्स होते हैं, एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स होते हैं और अलाइड ऑफिसर्स भी होते हैं वहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी होते हैं वहाँ पे। सो उनके लिए भी एक कंपल्शन है। ब्यूरोक्रेसी के लिए ऑप्शन होती है, वो या लाहौर से स्टाफ कॉलेज कर लें या वो वहाँ पे एनडी कर लें, उनकी चॉइस होती है, वहाँ पे वो कर सकते हैं। लेकिन अगले ग्रेड में यानी कि 20-21 ग्रेड में जाने के लिए उनको भी वो कोर्स करना पड़ता है। आई हैड बीन राइटिंग चेक्स फॉर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। आई मस्ट टेल यू वन थिंग, वहाँ पे एक प्राइवेट पार्टिसिपेंट की सीट हुआ करती थी। चीज़ें जो सीखी मैंने, उस पर मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर भी एक थिंक टैंक होना चाहिए, और ऐसा थिंक टैंक होना चाहिए जिसकी बात सुने। और वो थिंक टैंक जो है वो पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है हमारे मुल्क में, लेकिन पढ़े लिखे अगर लोग होंगे और अच्छी सजेशंस दे सकेंगे तो वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। वो किसी भी पार्टी से लोग हो, वो आर्म्ड फोर्सेस से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, पॉलिटिशियंस हो या पढ़े लिखे लोग यानी कि पीएचडीज हो, जो भी लोग हो अच्छी इनपुट दे सकेंगे। और एक थिंक टैंक की अशद ज़रूरत है, और वो अगर होगा तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हो जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं उमर सरफराज चीमा साहब, मरकज़ी नायब सदर हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं अगर इजाज़त हो आपकी शाइस्ता बीबी, तो मैं उमर से शुरू कर लूँ, क्योंकि कल मेरे तो मुद्दा ना पाया जाए ना, ये मुद्दा ना पाया जाए कि जनाब ख़वातीन को जनाब प्रायोरिटी नहीं दी गई, इस तरह का मसला ना पैदा हो जाए कोई। उमर साहब, आपके ख्याल में एक थिंक टैंक की ज़रूरत है या नहीं है, सीरियस थिंक टैंक? हर मुल्क के अंदर ख़ासतौर पे हुकूमतों की जो है कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली इस तरह के होते हैं, हुकूमती सतह पे भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इस तरह के थिंक टैंक्स बनाए जाते हैं और बनते भी हैं, और इसकी होना भी चाहिए। बिकॉज देखिए हर प्लेटफॉर्म जो है, जैसे पार्लियामेंट है उसका अपना एक अफादियत, उसका अपना एक रोल है, डेफिनेटली उस पर एक ब्रॉड बेस्ड एक उस पर डिस्कशन ज़रूर होती है। लेकिन उसके पीछे जहाँ पे अगर देखें बाकी ममालिक के अंदर भी जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे ख़ुसूसन प्रोफेशनल्स के, टेक्नोक्रेट्स के, एक्सपीरियंस लोग जिनका मुख्तलिफ अपने अपने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, मतलब बिजनेस सेक्टर के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, फौज के अंदर, सियासत के अंदर, फॉरेन सर्विस के अंदर, डिफरेंट उनके जो होते हैं वो उनका अपने एक एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है।
उसके बेसिस के ऊपर डेफिनेटली वो अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सक्सेसिव जो गवर्नमेंट्स थी उसमें जो देखें बाकी जो उनकी पॉलिसीज़ क्यों फेलियर्स हुए अपनी जगह, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एज अ पॉलिटिकल वर्कर जब मैं इसको स्टडी करता हूँ देखता हूँ तो इसमें बहुत बड़ा फुकदान जो रहा है वो नेशनलिज्म का रहा है, नेशनल स्पिरिट, जिसका आप देखें ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये है कि हमारे यहाँ हम बिल्कुल सूबों में, नस्लों में, डिफरेंट उसमें इलाकाई उसमें सियासत में बटे हुए बतौर एक कौम जो है वो 70-72 साल में आज तक नहीं बन सके। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे हुक्मरान जो भी है उनके स्टेक्स, उनके इंटरेस्ट, उनके जाती इंटरेस्ट उनके कुछ और थे। नेशनल इंटरेस्ट को वो प्रायोरिटी नहीं दी गई या उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया। जिस तरह आज हम अभी कुछ पहले अभी प्रोग्राम से पहले भी हम कश्मीर के इशू से आजकल के जो हालात हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे, सेंसिटिविटी की, तो हुकूमत को जहाँ पे अंदरूनी और बैरूनी जो कॉम्प्लेक्स इशू चैलेंजेस तो हैं ही हैं, और उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ सामने आती है वो पाकिस्तान की जो परसेप्शन है दुनिया के आगे, जो इमेज आपने पिछले कई सालों में जो डेवलप हुआ है उसके ऊपर कभी काम नहीं किया गया। मतलब इवन प्रायोरिटीज़ का तो ये हाल था कि जो पहली गवर्नमेंट थी वो 4 साल फॉरेन मिनिस्ट्री जो इतना एक अहम एक शोबा उसको भी अपने पास रखा और उसके अंदर भी जो उनकी एक्टिविटीज़ रही, किस तरह उन्होंने एग्रेसिवली पाकिस्तान के जो है मौक़िफ़ को उन्होंने प्रमोट किया, वो भी आपके सामने। सो अब कम अज़ कम आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, जो पाकिस्तान का जो इमेज को बेहतर करने के लिए या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने रखा जा रहा है, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस आ रही है, उसके अंदर बुनियादी जो एक वजह जो दुनिया देखती है आपकी लीडरशिप की तरफ के, आज आपकी लीडरशिप जो है वो मुहब्ब वतन लीडरशिप है, उसके स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर हैं। एक ज़रूरतमंद और मुखलिस आदमी जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर कोई उस तरह से वो करप्शन के या उस तरह के इल्ज़ामात या कोई उंगली उठा, तो एक क्रेडिबिलिटी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लीडरशिप की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ सामने आती है। इसलिए जो बात आप कर रहे हैं लीडरशिप को ऑब्वियसली जो सपोर्ट चाहिए होती है, जो स्ट्रेटजीज की मेकिंग के अंदर हमारे यहाँ इदारे हैं ऐसे, अच्छा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसा एक इदारा, एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे तमाम इदारे एक कलेक्टिव जो है बैठ के एक डिसीजन मेकिंग होती है, हर सारी इनपुट के साथ जो है फैसले किए जाते हैं। इसी तरीके से ज़रूरत है एक अच्छा इफेक्टिव एक जो है इदारा, एक ऐसे थिंक टैंक्स, क्योंकि अगर काम हो भी रहा है, ऑलरेडी हो भी रहा है, तो वो मुख्तलिफ कहने के हिस्सों में हो रहा है। कोई 1.5 इंच की मस्जिद बना के इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रहा है, कोई किसी और लेवल पे हो रहा है। एक कलेक्टिव एक स्ट्रेटेजिक जो है ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरत है, मैं समझता हूँ वाकई अहम ज़रूरत है। शाइस्ता बीबी, डोंट यू थिंक कि हमारी एक जो जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है, क्योंकि पहले हम एग्जॉस्ट करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, यानी कि डिप्लोमेट्स को आगे करते हैं, फिर उसके बाद वॉर तो लास्ट ऑप्शन होती है। लेकिन डिप्लोमेसी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं जाती, डिप्लोमेसी हमें सिखाई नहीं जाती, और जो सीजन डिप्लोमेट्स जो थे हमारे पास वो फिजल आउट कर गए, कोई रिटायर हो गए, कोई बेचारे नहीं रहे इस दुनिया में। सो वो डिप्लोमेट जो था वो हमारे पास नहीं है, जो हमारा केस लड़ा करता था हर फोरम पे जाके इंटरनेशनली, वो डिप्लोमेट्स एज सच नहीं रहे, बहुत गिने चुने रह गए। वी कैन काउंट देम ऑन आवर फिंगर टिप्स जो अभी रह गए हैं। डोंट यू थिंक कि हम यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लोमेसी पढ़ाना चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी पर जोर देना चाहिए, और वैसे भी इंटेलेक्चुअली हम लोग उतने साउंड नहीं हैं। हम डिग्रीज तो हमें हर गली कोने में मोहल्ले में मिल जाती हैं, लेकिन वो एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन एज सच वो भी नहीं है। डोंट यू थिंक कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि कोई एक स्ट्रीमलाइन की जाए चीज़ें, डिप्लोमेसी पढ़ाई जाए, डिप्लोमेसी सिखाई जाए, और डिग्रीज जो दी जा रही है, जो बांटी जा रही है, आई वुड से वो डिग्रीज बांटी ना जाए। एजुकेशन एज सच वो जो होनी चाहिए, जिस तरीके से एजुकेट होना चाहिए लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को, वो एक तरीक़ाकार हो तो बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि डिग्रियाँ बंट रही हो यहाँ पे। थैंक यू मुबशिर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। लेकिन मैंने अपने भाई उमर चीमा की तमाम गुफ्तगू सुनी। देखें, बिफोर कमिंग टू दैट, सबसे पहला जो मुझे इशू नज़र आता है कि देखें हमारी जो जनरेशन से आने वाले बच्चे हैं वो दे लुक अप टू देयर लीडरशिप। मुझे आप बताएं कि यहाँ ये हक किसने दिया है हमें कि हम बैठ के एक दूसरे को कहें कि अब जो हैं वो मुहिब्बुल वतन हैं और पिछले जो थे वो तो गद्दार थे। मतलब ये हक किसने दिया? और ये आप कैसे कह सकते हैं किसी की हुब्बुल वतनी पे, किसी के ऊपर कुफर का फतवा लगाने वाले आप और हम कौन होते हैं? देखें, ये है, दिस इज द बेसिक फॉल्ट वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग, कि हमने
आपस में जो वो जो कहते हैं ना बर्दाश्त, और जो हम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते हैं, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशंस तो बाद में चाहिए होंगी। पहले हम अपने अंदर तो झांकें और ये तो देखें कि हमें ये हक, आखिर जो यहाँ का है, इनको क्या हक है उमर जो यहाँ बैठे हैं ये कहने का कि अब 1 साल से जो हुकूमत आई है वो बड़ी मुहिब्बुल वतन है। ये अगर मैं इस पे अब सवाल उठाऊं, मैं इस वक्त डाइवर्ट नहीं करना चाहती, उसके लिए अलग मौके होंगे। मैं 10 चीज़ें बता सकती हूँ जिससे इनके हुब्बुल वतनी का सबूत आवाम को मिल जाएगा कि ये कितने हुब्बुल वतन है। आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, येस डेफिनेटली वी नीड हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी हमें पढ़ाना चाहिए कि जो बच्चे, और फाइनल ईयर्स में मास्टर्स में लोगों के पास होता है जी, पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं या एज सच डिप्लोमेटिक वो नहीं, लेकिन ये हैं, बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट क्योंकि जस्ट अ मिनट नहीं, आप मेरे क्वेश्चन समझ ले, मैं आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, कंप्लीट कीजिएगा बात। माय क्वेश्चन इज कि पॉलिटिकल साइंस इज डिफरेंट, ठीक है, वो एक पॉलिटिकल साइंस इज अ डिफरेंट डोमेन। आई एम टॉकिंग डिप्लोमेसी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिप्लोमेसी, जहाँ पे पढ़ाई जाती है, मुल्कों में पढ़ाई जाती है, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, इस तरह यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे प्रॉपर डिप्लोमेसी पढ़ाई जाती है। इवन इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज में डिप्लोमेसी पढ़ाई जाती है जी मुबश्शिर, देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन दैट। श्योरली डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए, हमें बहुत कुछ देखना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं कि वंस हम कहते हैं ना कि सीखते हैं व्हेन वी आर इन द असेंबली, और उससे पहले हमारी ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन ड्यूरिंग दैट एक बहुत लिमिटेड नंबर के लिए कोर्स अवेलेबल है नेशनल डिफेंस कॉलेज का। वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट एक्सपोजर्स मिलता है और आप सीखते हैं और आपको बताया जाता है। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो जो यूनिवर्सिटीज़ में भी हो, और आई थिंक फॉर पॉलिटिशियंस जो उनके लिए भी कोई होना चाहिए जहां पे वो इंटरेक्ट कर सकें। जिसका आप जिक्र कर रही है शाइस्ता बीबी, मैं आपको, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन आप जिक्र कर रही है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का, जहां पे नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप कराया जाता है जो 4-5 हफ्ते का होता है। उसमें इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे जर्नलिस्ट के भी 2 सीट होती है, वहाँ पे जनाब पॉलिटिशियंस भी होते हैं, और वो उसको आप उसकी बात कर रही हैं जी, बिल्कुल ठीक है, अच्छा एक वो भी एक अच्छा फोरम है। लेकिन देन अगेन मैं एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो साल में 1 या 2 दफा होता है, और उसके अलावा मैं बात कर रहा था कि 2 दफा जी हाँ जी, मैं आपको यही बता रही हूँ कि उस टाइप का हमारे पास भी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, जो थिंक टैंक्स हो, जो इश्यूज पर जिनको कमांड हो वो वहाँ बैठे हो, हमारा पॉलिटिशियंस का भी इंटरेक्शन हो, for politicians भी होना चाहिए, because we also need to learn, we also need a lot of training, और universities में तो definitely we need to revamp our syllabus and to see कि वो service दे सकें, वो कोर्सेज होने चाहिए जो सर्विस दे सकें, वो तो रिडंडेंट हो गए जो सब्जेक्ट्स हम करा रहे हैं। जी शाइस्ता बीबी, आई गॉट योर पॉइंट। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन, उस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले जी शाइस्ता बीबी बात कर रही थी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की, जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कराया जाता है, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है पॉलिटिशियंस का। वहाँ पे 2 लोग होते हैं आर्म्ड फोर्सेस से, 2 नेवी से, 2 एयरफोर्स से, 2 जर्नलिस्ट होते हैं, और उसके अलावा पॉलिटिशियंस होते हैं, और एक टिंच होती है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की भी, वहाँ पे मिंगल किया जाता है, और बड़े अच्छी आई वुड से वर्कशॉप है। 2004 में वैसे मैंने चीमा साहब नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 4 किया था मैंने, खैर एनीवेज उसके बाद एनडी किया था मैंने 5-6 में। खैर एनीवेज मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा, थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे आना चाहूँगा। पॉलिटिकल साइड पे मैं ये आना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से यानी कि पीटीआई चल रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, डू यू थिंक कि ये जो आप लोगों ने कुछ ड्राफ्ट किए हैं कवानीन के, जो उसकी शेप अप होंगे जब वो असेंबली से, लोअर हाउस से, अपर हाउस से भी मान लिया जाएगा और जनाब उसको शक्ल इख्तियार कर देंगे लॉ की, वो लॉज क्या बना पाएंगे आप अल्टीमेटली कि नहीं? क्योंकि मेरा कंसर्न ये है कि आपने शुरू के 90 दिनों में आपने एक अच्छी अटेम्प्ट की
21-22 आपने ड्राफ्ट बनाए जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। जैसे एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे इनहेरिटेंस लॉ है और इसी तरह और बहुत से चीज़ें हैं जो बनाई गई आपकी, लेकिन अभी तक वो शेप अप नहीं हुई, अभी तक वो कवानीन नहीं बने क्योंकि आपको मेजॉरिटी नहीं है। क्या आप लोग कन्विंस कर सके अपोजिशन को, क्योंकि एक ब्रिज बिल्डिंग का किरदार भी अदा करना होता है ना हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मिल बैठ के, वो कर सके? आप नहीं कर सके और अभी तो साल से ऊपर हो गया, अभी तक अगर आप नहीं बना सके तो आगे कैसे बनाएंगे? राना साहब, बात ये है कि अपोजिशन पार्टीज़ का अलमिया ही है कि वो पिछले, हालांकि वो 6 दफ़ा हुकूमत, दोनों पार्टीज़ को मौका मिला, पिछले 30-40 साल से ये लोग मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिदार में रहे, बार बार इनको मौका मिला। और चाहे वो कवानीन एहतसाब के हवाले से हों या किसी और हवाले, जिस तरह अपने इनहेरिटेंस के हवाले से बात, इससे बहुत सारे लातादाद ऐसे कवानीन हैं जिनकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना रहा है। और हमने जो 22 साल की हमारी जदोजहद थी उसमें ये हमारा मेन एजेंडा था, जहाँ पे हमने करप्शन के खात्मे के लिए जो है स्टेप्स उठाने थे। वहीं पे जो मुख्तलिफ जैसा अदालती जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, FBR टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो इस रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं, ये सारी, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा ही रिफॉर्म्स का था। क्योंकि पूरा इस निज़ाम के अंदर जो खामियाँ है कि इन लोगों, इनके जो लीडरशिप जो रही है, उन्होंने सिर्फ लूट मारी नहीं की, उन्होंने सिर्फ इदारों को जो है पोलिटिसाइज, जो है सियासी मुदाखलत से सिर्फ तबाह नहीं किया, उन्होंने कवानीन के अंदर चोर दरवाजे रखें, जिसकी वजह से बड़ा चोर, ताकतवर बंदा जो है, चोर जो है, वो कभी भी कानून की गिरफ्त में नहीं आया। मेरा एक सवाल आया भी तो निकल गया, और गरीब आदमी, बेगुनाह बंदा जो वो जेल के अंदर गलता सड़ता रहा। साहब, इस पे एक सवाल अब इसके अंदर पिछले एक साल से इसी पे एक सवाल ले लीजिए मेरा। अगर उन लॉज में, जैसे कि नजर आता है कि ठीक है उन लॉज में फ्लॉज भी हैं, लूप होल्स भी हैं, जिसका आप निशानदेही कर रहे हैं, अगर वो उसमें लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, तो फिर आप लोग उन्हीं कवानीन के तहत क्यों पकड़ के अंदर करी जा रहे हैं? ऑब्वियसली जब तक कवानीन चेंज नहीं होते तब तक तो आप पहले चेंज करवा लेना। नहीं, देखें, पहली बात तो ये, क्लीन चिट मिल जाएगी तो एक सेकंड नाना साहब, मैं 50 ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि हमारे साथ किस तरह से, खसूसन पिछली हुकूमत ने किस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही, हमारी लीडरशिप के खिलाफ किस तरह झूठे केसेस बनाए गए, सारा कुछ मैं उसकी मिसाल दे। लेकिन पिछले एक साल के अंदर अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी या कोई किसी की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या कोई पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई हो तो बताएं, कोई एक केस कर दें। हाँ, अब देखें, अगर नैब पकड़ रहा है या कोई दूसरे इदारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इस हुकूमत ने एक काम ज़रूर किया है, जो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने पहले दिन के पहले खिताब में कह दिया था कि अब जो है, चाहे वो हमारी सफ़ों में है या कहीं पे भी हो, किसी ने अगर कौम का पैसा लूटा है, करप्शन की है, उसके साथ कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इदारों को, अदालतों को हुकूमत जो है उनको सपोर्ट दे रही है ताकि वो इंडिपेंडेंटली जो है क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसको आगे लेके चलें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, पकड़ता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, प्रोसिक्यूशन में लगता है, जो काम इनके करने वाले थे। देखिए, पिछले 10 साल पिछले तो इन्होंने हुकूमतें की हैं, यही कवानीन थे, यही नैब था, यही सारा कुछ, यही इदारे थे। इन्होंने बजाय उनको ठीक करने के, इन्होंने उन इदारों को अपनी करप्शन की सफाई के लिए इस्तेमाल किया। आपके सामने किस तरह से खुर्शीद साहब, आसिफ जरदारी के केसेस क्लियर हुए। ये तो कौम की खुशकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई, वरना इस वक्त ये सारे क्लीन चिट लेके घर बैठे होते। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, आप भी वही बात कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ। मेरा कंसर्न ये है जो आपका कंसर्न है। आपका कंसर्न ये है कि इन्होंने कवानीन ऐसे बनाए जिसमें लूप होल्स से, फ्लॉस थे। सर, कवानीन बनाए, देखिए, कवानीन को जाम ठीक कर, मैं आपको बताता हूं, हम इंस्टीट्यूशनल सर जो रिकंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि जहां पे कवानीन में रिफॉर्म्स होंगे। सर, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्शन जो रिकंस्ट्रक्शन जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, वही तो पूछ रहा हूं, वो नहीं हो रही। सर, वो हो रही है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही है। पहले जो है लॉ रिफॉर्म्स के ड्राफ्ट भी अप्रूव हो रहे हैं, साथ ही देखें बात ने प्रोसिक्यूशन, अगर आप देखें जनरल मुशर्रफ के दौर में ये नैब का इदारा, लेट्स से नैब के इदारे की बात करते हैं, ऑपोजिशन आपका साथ देगी। सर, मैं आपको बताता हूँ ना, आपने तो ब्रिज बिल्डिंग की। देखें, ये हम, अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट ने शुरू में भी आते हुए इनको अपोजिशन को भी दावत दी थी कि अगर आप, हम नैब के कवानीन में तब्दीली चाहते हैं, लेकिन वो फिर उसके बाद बेहतरी चाहते हैं। देखें, फर्क है, फिजल आउट इसलिए हो गया कि ये नैब को बिल्कुल एक टुथलेस इदारा बनाना चाहते हैं। हुकूमत जो है नैब और दूसरे जो इदारे हैं, FIA, FBR, उनको जो है उनकी एफिशिएंसी, उनकी जो वर्किंग जो है उसको बेहतर करने के लिए कवानीन को बेहतर उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क है। अगर ये आपके सामने
मुझे बताएं, अगर इन्होंने करना होता है इदारे, अगर ये बाकी इन्होंने लूप होल प्लग करने होते हैं तो ये 10 साल पिछले जाए इन्होंने क्यों नहीं किए? इनका इंटरेस्ट नहीं है। उन्हीं कवानीन के तहत फिर आप बंदे क्यों पकड़ रहे हैं? प्रॉब्लम ही ये रहा है ऑपोजिशन का पिछले एक साल से जो रवैया ऑपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर है वो बड़ा वाज़ेह है कि ये किसी तौर पे भी हुकूमत को इन रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आना So we are leading nowhere, right? आप राणा साहब आपके सामने एक सेकंड, हम दूर नहीं जाते। leading anywhere. नहीं, हमारा जो पहला इलेक्शन का एजेंडा था एहतसाब का नारा हमने लगाया। हम जब आजाद अदालतें, आजाद मीडिया की बात करते थे, राणा साहब यही लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर आपने देखा कि जब कौम खड़ी हुई, आजाद अदलिया के लिए जो तहरीक चली, ये सब के सब जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कभी भी, ये आज भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आजाद अदलिया, आजाद मीडिया, रूल ऑफ लॉ, ये और इनकी लीडरशिप कभी भी ऑपोजिशन पार्टीज ये लोग अफोर्ड नहीं कर। लेकिन ये हमारा तहरीक मूवमेंट थी जिसकी वजह से एक अवेयरनेस आई, डीपोलिटिसाइज हुई, सोसाइटी उठी, और ये उस प्रेशर में आके इनको भी कहना पड़ता है मजबूरन कि अदलिया आजाद होनी चाहिए, मीडिया आजाद होना चाहिए। वरना आपके सामने जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे एक सिविलियन डिक्टेटोरियल रूल यहाँ पे किया है, शाइस्ता बीबी से वो किसी तौर पे नहीं। मैं शाइस्ता बीबी का एक आपकी इजाजत बस कर दे, मैंने आपको कहा सिर्फ 30 सेकंड्स दूंगा आपके। देखें, जो इन्होंने पहले बात की, मुझे कोई हक नहीं, ना कोई शौक है किसी को फतवा लगाने का। बात ये कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। जो इनकी लीडरशिप का अपना किरदार है वो कौम के सामने, जब बतौर वजीर आजम आप पूरी दुनिया में अपनी फौज को बदनाम करते फिरे, वजीर आजम हाउस में बैठ के आप डॉन लीग जैसी आप कॉन्स्पिरेसी चलाएं, आप जो है हिंदुस्तान जाएं, कश्मीरी रहनुमा को छोड़ के जिंदाल से बिजनेस डील्स करें, आप अपना सारा पैसा साथ से सब कुछ मुल्क से बाहर रखें और लोगों को बेवकूफ बनाएं कि जी इधर आओ और आके इन्वेस्ट करो। इसमें कोई किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इनका अमाल, इनका किरदार, इनकी लीडरशिप का कौम के सामने है। ब्रेक ले लूं जी शाइस्ता बीबी, फिर आपके पास आता हूं और फिर आपका जवाब लूंगा। शाइस्ता बीबी, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने, यानी कि आपकी हुकूमत ने, आपसे पिछली हुकूमत ने जो भी कवानीन बनाए उनमें लूप होल्स थे, फ्लॉज थे, और वो इसलिए रखे गए थे कि ठीक है एक दूसरे को टेक केयर किया जाए, एक दूसरे को एज मिले। बट द पॉइंट इज कि ये हुकूमत जो है ये उन्हीं कवानीन के तहत लोगों को पकड़ रही है, और अल्टीमेटली उन लूप होल्स की वजह से, उन फ्लॉज की वजह से कवानीन में 3 चिट्स मिल सकती हैं जिन लोगों गया, तो फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन ना हो जाए। जी अब आप बोलिए। जी मैं मुबश्शिर, पहले तो बात ये कहना चाहती हूँ कि पहले दिन की मेरे भाई की आप निकाल लें टॉक शोज की, यही रुदाद है। ये इसी कहानी पे यही चूरन बेचते बेचते आज इन्होंने साल पूरा कर दिया है कि चोर थे, डाकू थे। ये असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी यही बातें हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात पूछ के बता दें कि एनआरओ नहीं देंगे, गरीब का लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे और भागने नहीं देंगे। रात के अंधेरे में खामोशी से जीआईडीसी के ऑर्डिनेंस पे किसने साइन किया? क्यों असेंबली का जो सेशन था उसको पोस्टपोन किया गया? क्यों? क्या वजह थी कि इशू हो गए थे प्रेसिडेंट ऑर्डर भी कि जी हाँ असेंबली होगी? क्या इमरजेंसी थी? किसके? वो भी तो गरीब का पैसा था। 300 अरब रुपया माफ हुआ है। और देखें कि किन लोगों का है, कितने लोग गरीबों के पैसे। मैं आपको बता देती हूँ फर्टिलाइजर्स वाले कौन है, उनका नाम देख लें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नाम बताएं। और देखिए फर्टिलाइजर में हारिस हबीब साहब, एंग्रो में हुसैन दाऊद साहब जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तवानाई में, और कराची के बड़े बड़े टेक्सटाइल टाइकून्स 700 रुपए थे जिसमें से 400 लोग दे चुके हैं। तो फिर उन लोगों का क्या कसूर है जो दे चुके हैं? इन्होंने तो अपने जो फेवरेट्स को माफ कर दिया। वो भी गरीब से कलेक्ट हुआ है। सबके नाम बताएं ना। देखिए मुझे कोई, मेरी बात सुने, मैं नाम क्यों बताऊं मुबश्शिर? नाम आपको ये है बात कि नहीं कि ऑर्डिनेंस साइन हुआ है और 300 अरब रुपया माफ हुआ है। ये बैठे हुए पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नाम बताएं, मैं उनसे पूछूं ना। नहीं, आप मेरे से नाम क्यों पूछते हैं? आपको नाम पता है कि फर्टिलाइजर्स वाले हैं, एंग्रो वाले हैं, टेक्सटाइल टाइकून्स हैं। मुझे तो सिर्फ ये बता दें कि ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी जब सेशन कॉल हो गया था, उसको पोस्टपोन क्यों किया गया? और इन्हीं की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि हेल्थ में डाका पड़ा है, डाका। उन्होंने, मैंने नहीं कहा था,
आप मुझे बताएं उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? जो इमरान खान साहब के 18 फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, उन पे क्या हुआ? जो उनके लेफ्ट राइट लोग बैठे हैं, उनका क्या हुआ? इनको नवाज शरीफ की फैक्ट्रीज नजर आ रही हैं हिंदुस्तान में, तो इनको बोले पता करें उधर। अब तो इमरान खान न्याजी साहब है ना मास्टर, ये पता करें वो कौन सी फैक्ट्री हैं और उनके ऊपर जाके अच्छा, पहले मैं ऑर्डिनेंस का तो पूछ लूं ना, ऑर्डिनेंस किस लिए आप नाम बता नहीं रही है शाइस्ता बीबी? आप नाम बताएं मुझे, ऑर्डिनेंस किन किन लोगों के लिए, आप नाम बताएं ना। मेरी बात सुने मतलब मुबश्शिर, आप किसका नाम पूछना चाहते हैं? आप बताएं मुझे। आपने एक पॉइंट रेज किया शाइस्ता बीबी, आपने कहा कि इन्होंने ऑर्डिनेंसेस दिखाए, इन्होंने रिलीफ दी, अरबों की रिलीफ दी, किन किन लोगों को दी, फर्टिलाइजर्स वालों को दी, एग्रो वालों को दी, उनके नाम बताइए। मैं सामने रिप्रेजेंटेशन बैठी है, मैं इनसे पूछूं? नहीं, मुझे इनसे सुनने का शौक नहीं है। हम असेंबली ये बुलाएंगे तो वहां पे भी रेस करेंगे, सेनेट में भी ये रेस हो गया, अखबार वाले इस पे लिख रहे हैं। मुझे नाम लेने की, मैं यहाँ बैठ के किसी के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग नहीं करूंगी। मैंने आपको बता दिया है कि ये केस अब भी डाका पड़ा है गरीब के पैसे पे, 300 अरब रुपए का। तो अच्छा आप जी, 300 अरब रुपए को तो आप खाने को रोटी नहीं दे रहे। उनकी चीनी, आपने कश्मीर के इशू पे सारी कौम लगी हुई है, तो आपने चीनी महंगी कर दी 15 रुपए, आपने आटा महंगा कर दिया, आप बिजली महंगी करने जा रहे हैं, और उधर आपने पेट्रोल और ये आप बड़ी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन आप नाम क्यों नहीं बताते? मुझे ये नहीं समझ आती। मेरी बात सुने मुबश्शिर, मेरा काम नहीं है यहाँ बैठ के आपको नाम बताना, सारे अखबारों में आ रहा है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट हेयर टू सिट हेयर इन फिंगर पॉइंट किसी की तरफ भी। मैं नहीं कह रही कुछ भी, आप पता करें और ये इनसे पूछ लें कि ऑर्डिनेंस निकला है कि नहीं, बस इसका मुझे जवाब। अच्छा जी, ऑर्डिनेंस निकला है कि नहीं निकला? दूसरी बात जो इन्होंने नवाज शरीफ की, बार ये उस शख्स की हुब्बुल वतनी पे शक करते हैं, उसकी इजाजत हम नहीं देंगे। इनको कोई हक नहीं है किसी को गद्दार कहने का। जी आप लोगों ने, अगर आज किसी ने सौदा किया है तो कश्मीर का सौदा न्याजी साहब करके आए हैं। चीनी की बात की जनाब, एंगल की बात की। असल मसला जो है सारा ये है ऑपोजिशन का, जो पहले ऑर्डिनेंस से दसो ना सर। ऑर्डिनेंस पे भी मैं आपको जवाब, ऑर्डिनेंस दायरा निकला है और उसकी ऑर्डिनेंस का पहले बता दें, मसला तो हमारे आप बाद में बताइएगा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिस किसी एक केस के जो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मुझे पता है। पहली बात है कि टीवी पे बैठ के आप एक ऐसे इशू के ऊपर बात करें, इनको खुद भी उसकी डिटेल्स नहीं पता, और ये सिर्फ मसला इनका क्या है कि सवाल करना, जवाब गंदम। सवाल इनका ये कौन होते हैं जो सवाल करने वाले? पिछले 2.5-3 साल से इन्हीं के लीडर ने 3 दफा कौम से खिताब में कहा था ना कि मैं दूंगा सबूत, मैं दूंगा मनी ट्रेल। कहां है वो सबूत और कहां है मनी ट्रेल? उसको छोड़े। उसके बाद वो जो छोटे शहबाज शरीफ के टब्बर की जो टीटी शरीफ है, उसका तो $26 मिलियन का आज तक इन्होंने हिसाब दिया। हमारे से जब सवाल किया गया, हमारे लीडर ने 40 साल का हिसाब दिया, मनी ट्रेल दिया, सबूतों के साथ दिया। ये आज तक क्या दे सके सवाई जाली कतरी लेटर के? इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी तौर पे भी इनका कोई जवाब बनता है कि ये सवाल वो करे जो खुद जवाब देने का हौसला रखे, जिसके पास कोई जवाब हो। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, लोगों ने रिलीफ दिया ना 300 अरब का, जो भी फिगर्स बता रही है शाइस्ता बीबी, अगर दिया तो किसके लिए दिया? इनका प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा इस तरह से वो नाम नहीं बता रही, आप डिटेल नहीं बता रहे। मैंने आपको डिटेल बता दी ना कि जो ये एक ऑब्वियसली ये केस चल रहा था आपको नाम भी बताए कि फर्टिलाइजर्स हैं, जो भी सेटलमेंट हुई उसके बाद एंग्रो वाले हैं। हाँ, अगर ये कहे कि किसी ने करप्शन किया, बताएं उसका नाम लें, उसके खिलाफ कोई नहीं बचेगा। अगर कोई करप्शन हुई है, किसी ने कोई पैसे लेके कोई अंडरहैंड कोई डील किया, जिस तरह ये डीलें करते रहे, अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बताएं, उसको पॉइंट आउट करें। ऐसे टीवी में बैठ के सिर्फ वावेला करने का, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं कहने को। और उसके बाद अब जिस हम पहले भी बात कर रहे थे कि मुझे ये बताएं कि अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की कॉल के ऊपर कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, उनके ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं उसको हाईलाइट करने के लिए पूरी कौम निकली बाहर। इसमें कोई शक नहीं, निकली बाहर। बिल्कुल निकली। किधर थे इनके लीडर? किधर छुपे हुए थे? और मुझे ये बताएं, फिर ये कहना है कि हमें फतवा लगा रही है, इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर आज के दिन भी इनका ये हालात और ये रवैया है, तो ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? ये कौन से मफादात हैं जिनका ये तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं कि ये अपनी हुकूमत को
बजाय इसके कि कश्मीरियों के साथ खड़े होने के, ये सिर्फ मां सवाए अपनी ही हुकूमत और अपने ही मुल्क पे तनकीद करने का रोना धोना। और असल तकलीफ क्या है कि 1 साल से किसी को भागने नहीं दिया गया। आज तमाम बड़े बड़े चोर डाकू जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं। पिछले 1 साल से ये एड़ियां रगड़ते रहे, लेकिन इनके किसी एक के साथ मुकमुका या नूरा कुश्ती नहीं हुई। आज भी हमने फिर भी हमारी, अगर हमारे कोई जाती इनके साथ कोई नफरत या कोई होता, कोई एजेंडा होता, तो हम इनको आज भी देखें हुकूमत की जानिब से भी आज भी पैसे वापस लेके आएंगे आप, प्ली बार्गेन करें। जो इल्जामात आप लगा रहे हैं, ऑप्शन नहीं है। जो प्ली बार्गेन क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे क्योंकि कानून कहता है वो नहीं करेंगे। इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली जो कानून के मुताबिक मैंने सजा है कल वो इस पे भुगतें। पूरा शो किया है। मुझे पीटीआई के लोगों ने कहा जी वो नहीं करेंगे, आपके अपने लोगों ने कहा जी कि इस किस्म की कोई प्री बार्गेन नहीं करेंगे, मियां साहब नहीं करेंगे, कोई भी नहीं साहब करेगा। के पास अब इन्होंने पूरा जोर लगा लिया है। इनको एनआरओ या कोई बाहर से अब बचाने नहीं आएगा। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो ये प्री बार्गेन करें या फिर अपनी सजा जो है उसको काटने, क्योंकि कौम का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है कि कोई माफ कर दे इनको। लेकिन आर यू इन अ पोजीशन लीगली, कैन यू ब्रिंग बैक द मनी जो आप इल्जाम लगाते हैं? देखिए ऑब्वियसली उसके ऊपर भी काम हो रहा है। एसेट जो रिकवरी यूनिट है वो डेफिनेटली ये चीज़ें, बहुत सारे इनके हकाइक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इनके सबूत जो सामने लाए जा रहे हैं, वो एक पूरा ऑब्वियसली एक बाकायदा एक यूनिट है, उसके ऊपर काम हो रहा है। 29 से ज्यादा मुल्कों के साथ MOU साइन हो चुके हैं और उसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। ऑब्वियसली उसको इग्नोर नहीं किया जा रहा। आपको उसको हाथ पकड़ाया है 3 से 4 मुल्कों ने, बाकी ने एमएलएस पे आपका रिस्पांस नहीं दिया। बाकी भी आ जाएंगे। देखें बात ये कि हम कम से कम उस जानिब एक कदम तो उठाया है ना, गवर्नमेंट ने कुछ कर रही है। ये बात सही है। ये तो सिर्फ एक दूसरे को एनआरओ दे और दूसरे के डीले व्हीलिंग डीलिंग में लगे रहे ना। क्या आप भी चोरी करें, मैं भी चोरी करूं? जो COD इन्होंने किया था, चार्टर ऑफ डिकॉइटी, आपको याद है 2006 में मैंने उस वक्त भी कहा था 2000 जबकि ये जो है ये चार्टर ऑफ डिकॉइटी है, और वो साबित हुआ पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह इन्होंने मिलजुल के एक दूसरे के करप्ट गवर्नमेंट्स को भी प्रोटेक्ट किया है और मिलकर लूटमार भी की है। तारीखी लूटमार हुई है पिछले 10 साल के अंदर, और भी वो इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा। इनके पार्टी के सदर है मियां शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, उनके टबर के ऊपर बाकायदा रसीदों के साथ $26 मिलियन, 95% उनके जो असासे पाकिस्तान में वो टीटीओं की तरह पैसा आया है, जबकि इन्होंने आज तक कभी अपनी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान भी कोई डिक्लेयर नहीं की, बाहर इनका बिजनेस है इनका, तो पैसा अरबों रुपए आया, तो कहां से आया? कहां से पापड़ वाला, फलूदे वाला, वो इनका क्या रिश्तेदार लगता है? चलो शाइस्ता बीबी से पूछो। शहबाज शरीफ का मुझे बताए ना, उसका जवाब ये नहीं दे। आप मुझसे इमरान खान की एसेट्स का पूछे, रिसोर्सेज का, हमने अदालत में दिया है, हम आपको भी बिल्कुल देंगे। ओके शाइस्ता बीबी, ये बात कर रहे हैं मनी ट्रेल की बात करें कि आप लोग नहीं दे सके, आपकी लीडरशिप नहीं दे सकी, और शहबाज शरीफ साहब की टीटीओ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है असेंबली में। अगर हम कोई सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ इनको कहते हैं कि एक्सप्लेन करो, तो ये इसी तरह चोर चोर चोर, डाकू डाकू के नारे लगाते हैं, और जो ट्रेजरी, जो वहां बिजनेस हाउस की बिजनेस होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। दिस इज एग्जैक्टली उमर चीमा का भी वही माइंडसेट है जो पूरी पार्टी का है। एक्चुअली ट्रिकल्स डाउन, क्योंकि जो न्याजी साहब हैं उनका भी यही माइंडसेट है। वो अभी तक कंटेनर से ही नहीं उतरे, वो कंटेनर पे ही अभी गाली गलोच कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको बार बार ये कह रही हूं कि इनको बोलें कि ये जो कह रहे हैं ना मुल्कों से मुआहदा, ये इसहाक डार साहब ने शुरू किया हुआ था और उनकी सामने से ये काम हो रहा था, इसमें भी इनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। नहीं, उसमें मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, शाइस्ता बीबी थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। अमेंडमेंट्स जो ये नैब की ला रहे हैं, एक बात करेक्ट कर दूं, साथ करनी तो उमर चीमा को चाहिए, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये, इसहाक डार साहब ने शुरू जरूर किया था, उसमें से MOUs जो साइन हुए थे वो इक्का दुक्का के साथ हुए थे, ज्यादा नहीं हुए थे, बाकी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। जी चले, मतलब एक प्रोसेस, मैं तो आपको यही कह रही हूं ना कि प्रोसेस शुरू हो चुका था। ये कोई ऐसे इनकी ब्रेन वेव नहीं है या ब्रेन चाइल्ड नहीं है, ये काम शुरू हो चुका था। और दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो ये कहते थे, अगर आपको याद हो और उमर चीमा साहब को याद हो, तो इन्होंने कहा था इमरान न्याजी साहब आएंगे और लोगों का, प्लीज मुबशर नहीं, आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब तो दे देना। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। माय क्वेश्चन इज कि जो क्वेश्चन रेज हो रहा है वो ये है कि जनाब वो मनी ट्रेल नंबर 1, नंबर 2 टीटीओ का, वो आप उसका जवाब दे दें ताकि फिर मैं आगे चल सकूं। जी देखें, 15-15, 20-20 साल पहले की अगर आप चीजें निकाल के लाएंगे तो इस मुल्क में कल्चर नहीं है और नहीं था टैक्स देने का। आप बात करें
अगर आप जाते हैं तो फिर मुशर्रफ के जमाने से पहले, उसके भी पहले जमाने पे नवाज शरीफ जाएं। को किसने कहा था देखिए, 3 दफा आप कौन अपनी से किताब मर्जी में से कह के मैं टाइम दूंगा? फिक्स नहीं कर सकते मजबूरी कि हम है। इतने टाइम का एहतसाब करेंगे और इतने का नहीं करेंगे। देन इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी हु कम्स इनटू दैट। ये ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। और अभी भी जो नैब के कवानीन आ रहे हैं, जो बड़ी बात होती थी कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, उसमें भी, उस पाकिस्तान में भी बिजनेसमैन को निकाला जा रहा है, एक चीज उसमें से ब्यूरोक्रेट्स को निकाला जा रहा है। नहीं, आई फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं आप दोनों के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा, आप दोनों के लिए कह रहा हूँ। आई फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आपसे मैं पूछता हूँ, जनाब इन्होंने अगर ऑर्डिनेंस निकाला तो मुझे नाम दे, मैं ये सामने बैठे हुए, मैं इनसे पूछूं, जवाब लेके दूं। वो आप नहीं देती, ये आगे से जवाब नहीं देते, ठीक है। अब ये बात कर रहा है, अब ये उमर सीमा बात कर रहा है कि जनाब वो पीटीओ का साथ दे दे या वो बड़ी ट्रेन दे दे, उसका जवाब आप नहीं देते। चले अल्लाह मुबशर, आप सिर्फ यही पूछते हैं कि ऑर्डिनेंस निकला है कि नहीं निकला। उमर सीमा ऑन एयर कह रहे हैं कि जनाब अगर उसमें किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो उसकी निशानदेही या किसी ने कोई पैसे खाए तो बताएं। देखें, हम इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी लेके जा रहे हैं, हम इसे ये बात लेके जाए, ये बात हुई ना, ये आपने बात की ना, ये आपने अच्छी बात की। लेकिन इनको कहें कि वहां पे ये जवाब दे दें, ये चोर चोर चोर, डाकू डाकू बस कर दें। इट्स इनफ, जो चोर थे चले ये हिसाब दे देना अपनी बेगुनाही का, कोई ना आज तक जरदारी नहीं दे सके, ये शरीफ दे सके आज तक कोई अपनी बेगुनाही का सबूत। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपने को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।